नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। आज हमारे विशेष चर्चा में एक ऐसे व्यक्ति जुड़ने वाले हैं जो भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपने नाम के मोहताज नहीं है, जिन्होंने लगातार 324 घंटे तबला बजाकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम को शामिल किया है। साथ ही भारतवर्ष में उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ऐसे ही ना जाने कितने सारे उसको आभूषण और साथ ही कितने सारे इनाम पदक प्राप्त है। अलग अलग क्षेत्रों में भारत देश का नाम को सर्वोच्च स्थापित किया। साथ ही भारतवर्ष में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी सम्मिलित हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके कार्यों को देखकर ऐसा लगता है कि अपितु भारत माता को जो एक बेटा रहता है, जो उसका एक गौरव को पूरा विश्व में पूरा निखारता है, उन्होंने वह काम किया है। जी हाँ, आज हमारे साथ सीधे विशेष चर्चा में जुड़ने वाले हैं नागपुर से आए हुए। जी हाँ, हम बताना चाहते हैं कि नागपुर से रायपुर पहुँचे हुए डॉक्टर प्रशांत गायकवाड़ जी। आइए आज हम इनसे सीधे चर्चा करते हैं, क्या कहना है उनका। सर, सबसे पहले आपका रायपुर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, देखा गया है कि 2009 में आपने लगातार 324 घंटे तबले बजाकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम को शामिल किया। कहीं ना कहीं भारतवर्ष का नाम पूरा विश्व में ऊंचा किया, मान सम्मान बढ़ाया देश का। क्या कहेंगे उस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको कैसा मेहनत करना पड़ा और क्या कहना चाहते हो आप? जी, मैं पंडित अभिजीत कुमार मजूमदार तथा पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज बनारस, इनका खंडाबद्ध शागिर्द हूँ। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी से शिक्षा लेते वक्त आदरणीय गुरु जी ने एक बार हमें कहा था कि बनारस घराने के जो प्रवर्तक है पंडित राम साहेब जी, इन्होंने 7 दिन लगातार तबला बजाकर विश्व कीर्तिमान रचाया था। उसी वक्त हमने ठान लिया था कि कुछ ऐसा नया करेंगे। और जब गुरुजी का देहावसान 5 मई यानी 4 मई की रात को 12 बजे हुआ तो उस वक्त हमें बहुत दुख हुआ। हम बनारस भी गए थे और उनके प्रथम पुण्य तिथि पर हम क्या देंगे, तो ऐसे हम सोच रहे थे सारी दुनिया उन्हें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी। उसमें आदरणीय जाकिर जी, आदरणीय कुमार बोस, आदरणीय अरविंद आज़ाद जी, तो हमारे पास क्या है देने के लायक। तो ऐसे वक्त हमने सोचा कि कुछ अनोखा कर जाए। और ऐसे ही वक्त हमें उस बच्चे की बात याद आई जब हम स्कूल में तबला बजा रहे थे। मैं भारतीय विद्या भवन सिविल लाइन्स नागपुर का टीचर हूँ। तबला बजाते हुए एक बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने मुझे कहा था, मुद्रा कुमार ने, सर आप दिन भर तबला बजाते हो, क्या आप थकते नहीं हो? मैंने कहा बेटा हम तो ऐसे ही तबला बजाते हैं, रियाज है, 4 से 5 घंटा तो डेली चलते हैं। बोले 10 घंटे भी? बोला 10 घंटे 15 घंटे, ये कला है बेटा, जितनी करोगे उतना नहीं करोगे। तो सर आप जब इतना घंटा बजाते हो तो आप विश्व कीर्तिमान क्यों नहीं कर लेते? बोला ऐसा भी होता है? हाँ। तो वह बात जहन में कौंध गई और हमने 19 अप्रैल से लेकर 2 मई 2009 तक हमने तबला वादन किया, जिसकी हमें बहुत तकलीफ तो हमें बहुत हुई। खून निकलना, बेहोश हो जाना, 2 मई के बाद में हम एकदम हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, वो तो बात अलग है। लेकिन जो आनंद, जो इच्छा और जो हमने सोचा था, वो जब पूरे तरीके से एक कंप्लीट हो जाता है, हम कहेंगे, तो उसके बाद में जो आनंद है वही इंसान को लेके जाता है। उसकी जिद, उसकी मेहनत और अपने गुरु को जो समर्पण और श्रद्धांजलि मैंने अर्पित की, उसका पूरा भाव मेरे चेहरे पर था। और उसकी वजह से ही मैं एक दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करके युवाओं के लिए एक आदर्श स्थापित कर चुका था कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, सिर्फ उसके मन में एक लगन होनी चाहिए, बस। सर, हम बात करते हैं आप जिस मुकाम को हासिल किया तबला के क्षेत्र में। भारत देश में कहीं ना कहीं तबला का कला प्राचीन परंपरा से रहा है और कहीं ना कहीं वर्तमान पीढ़ी में भी तबला का क्रेज लेकिन उस प्रकार से नहीं दिखाई देता जो पहले रहता था। तो कहीं ना कहीं जो इसका क्या मानोगे, सरकार द्वारा इसको संरक्षण की कमी मानोगे या कहीं ना कहीं हम अपने आने वाले युवाओं को इस ज्ञान की ओर से, इस कला की ओर से हम अवगत नहीं करा पाए? क्या कहेंगे इस विषय को लेकर आप? जी, बात ऐसी है कि कला जो होती है, संगीत, यह कला गुरुमुखी है। ये बाहर से देखकर या दूर से ऑनलाइन देखकर नहीं सीखी जाती। और पहले जो भी कलाएं सिखाई जाती थी वो गुरुमुखी विद्या होने के कारण गुरुकुल में जाकर सीखी जाती थी, जो कि गुरु शिष्य परंपरा से सीखी जाती थी। आजकल क्या हो रहा है कि 4-5 साल में लड़का सीखकर अपने आप को प्रोफेसर, टीचर बनाकर उस कला का प्रचार कर रहा है, जो खुद ही अधकचरा है, वो दूसरों को क्या पढ़ाएगा। ऐसे वक्त में सरकार की ओर से वो देखा नहीं जा रहा है। प्राध्यापक वगैरह रखे तो जा रहे हैं, लेकिन उस प्राध्यापकों की उतनी
क्वालिटी है या नहीं, उनमें उतना आता है कि नहीं, क्योंकि हर कोई अपने क्षेत्र के लोगों को आगे लाना चाहता है। पहचान नहीं तो इसको टीचर रख लिया, पहचान नहीं तो राजनीति में भी इसको टिकट दे दिया, पहचान नहीं तो इसको ही आगे बढ़ा दिया। ये जो चल रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत देश की कला मार खा रही है, और यही मार खाने की वजह से वो जिस मुकाम पर थी पहले के समय, वो अपना मुकाम हासिल नहीं कर पा रही है। आज तबले में देखा जाए तो जब 15 से 20 साल गुरु के घर में जाकर उनके आचार विचार सीख कर, अब तबले में 6 घराने होते हैं, हर घराने की अपनी अलग स्टाइल है, तो उन गुरुओं की पूरी स्टाइल लेने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। फिर उनका आशीर्वाद लेने से उनके बोल धा कर था, अब उसमें बोल चाट का निकल रहा है या मैदान का निकल रहा है या शाही का निकल रहा है। इसका आपको ध्यान तभी जाएगा जब आपको गुरु के सामने बैठकर आप सीखोगे। सिर्फ सुनकर ये विद्या नहीं आ सकती। तो ऐसे वक्त में गुरुकुलों का होना और वहाँ जाकर सीखने के लिए सरकार ने और ध्यान देना चाहिए, और अच्छे प्रतिभाशाली लोगों को आगे लाना चाहिए, ना कि जो डिग्रीधारी है सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, लेकिन देखा गया कि भारत सरकार तो जो खेल मंत्रालय होता है वो अलग अलग विभागों से फंड रिलीज करते हैं, जिससे हमारे देश की कला संस्कृति के लिए, तो क्या कहना चाहोगे, फंड क्या पूरा जो आम कलाकार है वहाँ तक पहुँच पाता है कि इसमें भी कुछ विशेष रोक टोक होता है? जी नहीं, इसमें मैंने जो देखा है, मेरा अनुभव है कि 60-40 का अनुपात चल रहा है। चलो मैं तुम्हारे आर्टिस्ट को आगे लेके जाऊंगा, अब आगे लेके जाऊंगा तो क्या है, तुम्हारे आर्टिस्ट को दे रहा है यार 40% मेरे खाते में डाल दो, मैं तुम्हें 5 लाख की स्कॉलरशिप दे रहा हूँ, तुम मुझे 3 लाख मेरे इसमें डाल दो, मैं तुम्हारे PhD करवा रहा हूँ तो PhD के गुरु भी वैसे ही कर रहे हैं। तो ये जो एक अनैतिकता घुस गई है शिक्षा के क्षेत्र में, ये बहुत ही आने वाले समय में और आज भी हिंदुस्तान के लिए मारक है। आपको क्या लग रहा है, ये हर क्षेत्र में हो रहा है। आप शिक्षा का देखिए, बाजारीकरण कर दिया है। अरे शिक्षा तो मुफ्त देनी चाहिए। अगर शिक्षा हर बच्चे के लिए अनिवार्य है तो उसके बाद में उसकी क्वालिटी देखकर उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाया जा रहा है। आज जहाँ की पहले के समय में शिक्षा के लिए कॉलेजेस खोले जा रहे थे और मेडिकल्स थे जहाँ पर एक गरीब आदमी जा सकता था, आज गरीब आदमी जा नहीं पा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसके कितने दाम हो गए, क्यों नहीं प्रतिभाशाली व्यक्ति आ रहा है। और ये आरक्षण वाला जो सिस्टम है इसको थोड़ा कम करना चाहिए, प्रतिभाओं को ध्यान देना चाहिए। आरक्षण एक लिमिट के बाद में आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद में सिर्फ उसकी जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को आपको आगे लाना है, क्योंकि 45% वाले का दिमाग 45% वाले के इतना ही होगा और 95% वाले का दिमाग 95 के बराबरी में ही जाएगा। आप गधे को घोड़ा बनाने के चक्कर में लाओगे तो ये नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पिछड़ी जाति को कुछ बोल रहा हूँ, जातियाँ थी ही नहीं हमारे देश में। हमारे देश में था बलूतेदारी सिस्टम कि एक कुम्हार का बच्चा है, एक बढ़ई का बच्चा है, अगर वो बचपन से अपने पिताजी को काम करते हुए देख रहा है तो 20 साल तक तो एक अच्छा कुशल कारागिर बन जाएगा, उसे सीखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कोई बच्चा अगर 21 साल तक डिग्री ले रहा है और फिर भटक रहा है दर दर के 2 और 3 साल का डिप्लोमा ले रहा है, तो क्या वो कुशल कारागिर हो सकता है? कदापि नहीं। तो ऐसे वक्त में जो हमारे खानदानी धंधे हैं वो हमें आगे लाना बहुत जरूरी है। ये जो विज्ञापन चल रहे हैं, ये जो बॉलीवुड से टॉलीवुड सेंटर चल रहा है, ये हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने का सेंटर चल रहा है। मैं मोची हूँ, मेरा बेटा मोची नहीं बनेगा। अरे तेरा बेटा बचपन से मोची है, उसको वो गुण सिखा दे मोची का, और उसके बाद उसको क्या बना, उसको डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। लेकिन कल चलकर अगर तुम मर गए और तुम्हारे बच्चों को एकदम से जरूरत आन पड़ी, तो ऐसे वक्त में तुम्हारे घर का ही धंधा तुम्हारे घर में रहेगा और उस बच्चे को रोजगार के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तो उसको पढ़ाओ, उसको ग्रेजुएशन कराओ, उसको अदर फील्ड भी दो, लेकिन अपने घर का जो बिजनेस है उसके हाथ में पहले ही डाल दो। यह इस तरीके की शिक्षा अगर हम इस देश को देते हैं, बच्चों को देते हैं, तो निश्चित ही भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। सर, वही पास हम बात करते हैं, आपको जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था दिल्ली में 2010 में, तो आपको कैसा लगा था? उस समय आपको क्या महसूस हुआ था? जी, मुझे बहुत ही खुशी हुई। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने मेरा गिनीज बुक का खिताब देखा और बोले कि आपने इतने दिन कैसे बजा लिया। मैं बोला बस, जब दिल में जुनून हो और अपने देश के लिए, गुरु के लिए, माँ बाप के लिए श्रद्धा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। उस दिन उन्होंने मेरे बहुत ही खुश हो गए वो, और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मैं उनकी तरफ से सम्मानित हुआ। आदरणीय राष्ट्रपति प्रतिभादेवी पाटिल ने के हाथों में सम्मानित हुआ। मुझे सही में बहुत खुशी हुई और मैंने इस जीवन में अपने माँ बाप के प्रति और गुरुजनों के प्रति, आदरणीय पद्मश्री पंडित किशन महाराज और पंडित अभिजीत कुमार मजूमदार जी के प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त कर पाया। इससे बड़ी खुशी मेरे जीवन में दूसरी कोई नहीं थी।
सर हम बात करते हैं अब बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट विषय में। भारत देश में ज्योतिषी विज्ञान जो है उसका आप कहीं ना कहीं 47 देशों का प्रतिनिधित्व भी किए हों और साथ ही पढ़ाए भी हों। क्या है सर ज्योतिषी विज्ञान, क्या कहोगे इसको लेकर आप? मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्योतिष में भी मेरा पढ़ाई हो चुका है और म्यूज़िक में भी मेरा डीलिट है। नेट भी मैं क्लियर कर चुका हूं, लेकिन मुझे प्रोफेसरशिप की इसलिए सर्विस नहीं लगी क्योंकि हर समय 30 लाख 35 लाख और 40 लाख देना तो मुमकिन नहीं था, और ऊपर से मैं ओपन कास्ट में चल रहा हूँ। इस बात को हम बाजू में रखते हैं। लेकिन ज्योतिष विज्ञान क्या है? जैसे संगीत में 3 प्रकार की लय होती है, विलंबित, मध्य और द्रुत, उसी प्रकार से ज्योतिष में भी 3 प्रकार की लय होती है जो हमारे शरीर को कंट्रोल करती है। उसको बोलते हैं मंडूक, मरकट और सिंहावलोकन। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष यानी ज्योति है, दिया है जो अंधेरे में आपको रास्ता दिखाने का काम करती है। पंच प्राण तो एक ही मानते हैं, ऑक्सीजन, लेकिन इसमें ज्योतिष में पंच प्राण माने जाते हैं, व्यान, अपान, उदान, सम और प्राण, जो अलग अलग भागों में होते हैं। फिर हमारे शरीर को कंट्रोल करता है वात, पित्त और कफ। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, इसी के ऊपर ज्योतिष चलता है। फिर ज्योतिष में आप मुझे बताते हो कि जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, तो उसके पहले दशानन के 10 सिर किसने गिने थे? इन्होंने शून्य की खोज की कि 10 को कैसे लिखते हैं, शून्य कैसे दिया जाता है। लेकिन 10 हमारे जैसे रोमन में हम क्रॉस करके 10 को लिखते हैं, उसी प्रकार हमारे इसमें था। तो ज्योतिष में सूर्य गणना कैसी हुई बताइए? सूर्य सिद्धांत जो लिखा गया है, आज भी उस ज्योमेट्रिकल हिसाब से देखा जाए तो सूर्य सिद्धांत की सहायता नासा भी लेता है। फिर ज्योतिष विज्ञान तो बहुत पहले से आ रहा है। 365 दिन धरती को घूमने के लिए लगते हैं। ये कहाँ से आया? क्या अंग्रेजों ने ये देन दी है हमें? हमारी तिथि के मुताबिक हमारा हर त्यौहार चलता है, तो 355 दिन में चंद्रमा एक पूरी कंप्लीट करता है, अपनी चक्र पूरा करता है। ये किसने बताया हमें? ये ज्योतिष ने बताया है। फिर जितना समय पृथ्वी को घूमने में लगता है, फिर उत्तरायण दक्षिणायन कहाँ से आया? ये हमारे इसमें पहले से था। फिर 14 फरवरी को या 15 फरवरी को ही हम संक्रांति क्यों मनाते हैं? विशिष्ट काल में धूमकेतु आएगा, विशिष्ट काल में पूर्णिमा आएगी, ग्रहण आएगा। ये कौन बता रहा है? तो हमारा ज्योतिष विज्ञान उतना ही प्रबल है, जो कि गणित पर और विज्ञान पर आधारित है। विज्ञान पर माने हमने वात, पित्त और कफ के बारे में बता दिया, पंच प्राणों के बारे में बता दिया, 12 राशियां किस प्रकार से हमारे शरीर पर काम करती है, और जिस राशि में मनुष्य पैदा होता है उस राशि के गुणधर्म उसके पास आते हैं। जिस प्रकार से 27 नक्षत्र होते हैं, जो कि आधुनिक विज्ञान कह रहा है, ये हमारे इसमें बहुत पहले ही कहा गया है। तो इसी को लेकर हमने सारे देशों के आगे जो 47 देशों के जो कलाकार आए थे, उनको हमने ये चीज़ बताई कि कला और संस्कृति क्या है। भारत की संस्कृति इसी कलाओं को लेकर उस पर आधारित है, और वहीं से ज्योतिष विज्ञान से पूरी निगड़ित है। सर कहीं ना कहीं लेकिन हम देखते हैं कि ज्योतिष विज्ञान को लेकर आज के आधुनिक युग में एक धड़ा ऐसा भी है जो उंगली उठाते हुए आया है, उसमें प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो उन लोग के लिए आपका क्या जवाब रहेगा? सबसे पहले उन्होंने ज्योतिष विज्ञान क्या है ये सीखना चाहिए। ज्योतिष के 5 अंग होते हैं, आपको पता है। पंचांग को उन्होंने देखना चाहिए, कौन सा समय किसके लिए उपयुक्त रहेगा। हम मानते हैं कि कोई भी समय किसी भी वक्त के लिए मोहताज नहीं रहता, कर देना चाहिए, पर उसका प्रभाव कम या ज़्यादा रहता है। तो यही देखने में आता है कि ये लोग आधे अधूरे इसमें उठकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हर किसी को अपना घर चलाना है, तो अपने घर चलाने के लिए हर कोई अपनी दुकानदारी लगा के बैठा है। अभी आप अपने देश को ही लीजिए या भारतीय विज्ञान को लीजिए कि हमेशा खाना हमेशा सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में खा लेना चाहिए। तो उसका विज्ञान क्या कहता है? ये मैं नहीं कहता, ये विज्ञान कहता है। तो कोई चंद्रमा को मानता है, अगर किसी के मन में कुछ आ गया तो उसके विरुद्ध दिशा करता है। कोई सीधा चलना चाहता है तो कोई विरुद्ध दिशा से चलना चाहता है। ये अपना अपना नियम है और वो अपने हिसाब से लगाते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं हो जाता है आंखें मूंद लेने से उनके आंखों के आगे अंधेरा होगा, पूरी दुनिया में अंधेरा नहीं हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखना चाहिए। सर हम बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की। कहीं ना कहीं आप भारत देश के ब्रांड एम्बेसडर हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का। कहीं ना कहीं भारत सरकार, केंद्र सरकार ने आपको एक बहुत बड़ी उपाधि दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप?
जी, मुझ पर इतना बड़ा विश्वास रखा है उन्होंने, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। मेरे माँ-बाप के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे गुरुओं के लिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान में सबसे पहले हम एक बताते हैं, बेटी किसी की भी रहे, वो बेटी होती है। भारत देश में किसी भी पुरुष के नाम के आगे श्री लगाया जाता है। श्री का मतलब ही होता है लक्ष्मी, और बेटियां हमेशा लक्ष्मी कही जाती है। जिस देश में बेटियों का अपमान होता है, वो ना घर सुचारू रूप से चलता है और ना समाज चलता है। इसलिए हमेशा बेटियों की कदर करो, क्योंकि उसी बेटी के गर्भ से बड़े होने के बाद में, शादी होने के बाद में जीव जन्म लेता है और इस सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा हर किसी को कि बेटी है तो कल है, और बेटी सिर्फ एक ही घर नहीं चलाती है। बेटी जहाँ पिता को प्यार देती है, वही ससुराल जाकर उस घर का वंश आगे बढ़ाती है, उस घर के संस्कार को आगे बढ़ाती है, उस घर के माँ बाप को अपना कर उनके बुढ़ापे का सहारा बनती है। तो इसलिए, और उन बेटियों को भी मैं प्रणाम करके कहना चाहूँगा कि आधुनिक गलत विचारों के और इन जो बहकाने वाले विचार हैं, इनके बीच में ना आते हुए आप अपने मन से विचार करें, अपने संस्कृति को ध्यान में रखें, अपने माँ बाप के और कुल को ध्यान में रखते हुए जो संसार में एक उच्चतम स्थान ग्रहण करे, ऐसे ही मार्ग से मार्गक्रमण करें। सर, आप कला और संस्कृति के क्षेत्र से पूरे विश्व में जाने जाते हो। भारत नहीं अपितु आपको अनेक राष्ट्र भी अच्छे से जानते हैं, आपको मान सम्मान देते हैं। भारत देश के अलग अलग गवर्नर की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे राष्ट्रपति, चाहे गृह मंत्रालय की बात करें, प्रत्येक जगह आपको सम्मानित किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप कला के क्षेत्र के लिए देशवासियों को और राष्ट्रवासियों को, साथ ही विदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं अपने देश की तरफ ही जाऊंगा। मेरे देश का नाम है भारत, और संगीत का डेफिनेशन ये है, गायन, वादन तथा नर्तन, मीन्स राग, वादन और ताल। भ माने भाव, जो नृत्य आता है। तो भारत देश में हमेशा भाव देखा जाता है, और भावनाओं के तहत ही हम चलते हैं, जिसको ना भाषाओं की ज़रूरत होती है ना किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है। भाव, र माने राग और ता माने ताल। तो भाव, राग और ताल से बना है हमारा भारत देश, और हमारे भारत देश में हमेशा भावनाओं की कदर की जाती है। यहाँ पत्थर को भी भगवान माना जाता है, यहाँ नदियों की भी पूजा की जाती है, यहाँ पेड़ पौधों को माना जाता है, जिसके पीछे आज सारा विश्व जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे हमारे देश ने ये पहले ही किया है। हमारे देश में पेड़ों की पूजा की है, नदियों का पर्व है, पर्युषण पर्व है। हमारे देश में पत्थरों की भी पूजा की जाती है, पहाड़ों की पूजा। गोवर्धन पर्वत उठा के कृष्ण ने ये कहा था कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो और क्या कहना चाहिए, सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाली हमारी संस्कृति है। 1893 शिकागो में 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों, ऐसी उच्चतम विचारधारा लेकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और हमारे देश में हर किसी का सम्मान किया जाता है, किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता। लेकिन जब जब हमको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, तब तब हमने अपना अस्तित्व दिखा ही दिया है। अपितु दिखाया नहीं, सारी दुनिया को मानना पड़ा है। भारत विश्वगुरु था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन भारत की एक संस्कृति हमेशा रही है कि मेरे बच्चे हैं सारे विश्व के लोग, तो इनको क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को खेलने देता है, उनकी बदतमीजी भी सहन कर लेता है, उसी प्रकार भारत है। अगर किसी ने बदतमीजी कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, तो प्यार से पुचकार लेता है। लेकिन जब वही बच्चा बहुत ज़्यादा ही हट्टीपन दिखाता है या किसी और को नुकसान दिखाने की कोशिश करता है, ऐसे वक्त मात्र वो पिता समान होकर दंड देने के लिए बाध्य हो जाता है। इसमें दंड देना ये उसका उद्देश्य नहीं होता। अपने बच्चों को ठीक करना और उनके जीवन को सुचारू रूप से चलना चाहिए, इसके लिए कोशिश करना, यही उसका अपना एक ध्येय होता है। और भारत मेरा सबसे बेस्ट है, और वो सबको लेके चला, सारी दुनिया के आगे एक ही संदेश रख रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। सर, न्यूज़ CG 24 को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर प्रथम न्याय दस्तक के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है, पत्रकार सम्मान समारोह, उसमें एज अ मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहा हूँ। आदरणीय मनोज वर्मा जी ने मुझे यहाँ बुलाया हुआ है, और आप सब लोगों का इतना प्यार मिला है कि आदरणीय संजय शर्मा जी को मैं ताहे दिल से
उनका आभार प्रकट करता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं कि वो भारत देश की संस्कृति को और अच्छे लोगों को सारी दुनिया के आगे ला रहे हैं। न्याय, निष्पक्षपातीपना लेकर निस्वार्थ भावना से उनकी जो एक चाल चल रही है इस देश के लिए, मैं उनके न्यूज़ चैनल्स को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि लोकसभा का नहीं कहूँगा मैं, लोकशाही का चौथा स्तंभ जो होता है वो पत्रकारिता होता है। आज पत्रकारों की ज़रूरत इस देश के लिए न्याय को प्रस्थापित करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सही चेहरा दुनिया के आगे ला सके और सही बातें दुनिया के आगे ला सके। इसके लिए आदरणीय संजय शर्मा जी का मैं तहे दिल से आभारी हूँ, उनके आभार प्रकट करना चाहूँगा और उन्हें प्रणाम कहता हूँ। जय श्री राधे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं हमारे न्यूज़ CG 24 की ओर से डॉक्टर साहब आपको। और कहीं ना कहीं आप जो कला और संस्कृति से अपितु राज्य ही नहीं अपितु आप भारतवर्ष का जो नाम और गौरव जो आप विदेशों में बढ़ाए हो, कहीं ना कहीं भारतवर्ष और भारत माता के लिए आप एक गौरवान्वित बेटा के रूप में प्रस्तुत हुए भारतवर्ष के लिए। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार से आज हमने प्रशांत गायकवाड़ जी से आज हमने सीधे चर्चा की कला के क्षेत्र को लेकर, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से 2009 में तबला बजाते हुए 324 घंटे में किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं एक जुनून रहता है। जी, हम बात करते हैं कोई भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले होना चाहिए एक जुनून। कला के क्षेत्र में कला जो है बचपना से घर परिवार से और उसके कार्यों से मिलते हुए आता है। कहीं ना कहीं भारतवर्ष में कला के क्षेत्र में आज ऐसे बहुत सारे विडंबना सामने आ रहे हैं जहाँ सरकार तो मदद करना चाहती है मगर मदद सही व्यक्ति तक नहीं पहुँच पा रहा है। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने कटाक्ष करते हुए सीधा प्रत्यारोप भी लगाया है और आरोप भी किया है कि जो व्यक्ति को जितना सहयोग चाहिए सरकार से उतना नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से हमारी कला की स्थिति थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा है। भारत देश में प्रतिभा और कला के सम्मान का कमी बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने भारत देश के अपितु भारत ही नहीं विश्व में अनेक क्षेत्रों में नाम ऊंचा किया है और ज्योतिष विज्ञान में 47 देशों के प्रतिनिधित्व और छात्रों को पढ़ाने का भी कार्य किया है। साथ ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर है भारतवर्ष के, जिनके कारण से कहीं ना कहीं आज ऐसे बहुत सारी घटना में रोक लगाया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे उपलब्धि है, बहुत सारे उसको इनाम मिले हैं, बहुत सारे पुरस्कृत हुए हैं जिसको हम कह नहीं सकते। ऐसे प्रतिभा के जो धनी व्यक्ति है वो बहुत ही कम मिलते हैं। कहीं ना कहीं भारत देश के लिए और भारत माता के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि इस प्रकार से डॉक्टर प्रशांत गायकवाड़ जैसे भारत देश के पुत्र है। और जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ ऐसे गौरवान्वित और देश का नाम हमेशा रोशन करते रहे। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।